So let's take few more examples on momentum conservation. These are fairly simple problems, but it will help you understand the concept better. So this is worked out example 11th of HCV. Block moving horizontally on a smooth surface with a speed 20 meter per second bursts into two equal parts containing in the same direction. ठीक है, तो ये सवाल है. मैं इतना ही पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ तक सॉल्व क्या मतलब डिस्कस कर लो. तो सबसे पहली बात, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक. सही बात है. तो ये ब्लॉक चल रहा था, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है. The linear momentum of the block before the break should therefore be equal to the two parts after the break. क्यों? क्योंकि भाई F external 0 है, तो डेल्टा P of system should be 0. सारी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुआ है. अपन ने इक्वेशन लिख दी, mu is equal to m/2 into v1 plus m/2 into v2. u सवाल में दे रखे 20, v1 सवाल में दे रखे 30. पुट करा, v के लिए सॉल्व कर लिया, v की वैल्यू 10 आ गई. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रिवियल सा पार्ट है, बट मुद्दा ये बेसिकली इधर जा रहा था, टूट गया. ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये वेलोसिटी v2 हो गई. तो गैस के ऐसे टूटने पर, राइट, हम क्या कर सकते हैं? तो मोमेंटम कंजर्वेशन से सीधे सीधे आंसर आ गया. एक्चुअली यदि ये फूटा वेलोसिटी में चेंजेस आए तो इंटरनली फोर्स तो लगा होगा. ऐसा नहीं है कि फोर्सेस इंटरनली डेवलप नहीं होंगे. डेवलप होंगे तभी तो. आप इस हिस्से को सोचो, इसके पास वेलोसिटी 20 थी, 20 से बढ़ के 30 हुई है, तो इंटरनली डेफिनेटली इस पर एक पुश लगा होगा, थर्ड बेयर उस पर लगा होगा, तभी उसकी वेलोसिटी जो है 20 से घट के 10 हो गई. ये राइट. चलिए 12th. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्रिक्शन लेस सड़क पे चल रही है कार. यहाँ पे इनको फ्रिक्शन लेस भी लिखना चाहिए था. और सिस्टम की चॉइस अपन को देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखिएगा. ये कार जा रही है यू वेलोसिटी से, और ये हीरो या स्टंटमैन गिरा होगा वैसे तो, ये वर्टिकली गिरा है. और अपन ने इन दोनों को ही सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स होगा, जब इस पे जाके टप करके गिरेगा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स होगा वो इंटरनल हो जाएगा सिस्टम लेने से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. तो अपन यहाँ पे मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं. तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम mv जब लिखा है तो ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है. इनिशियल मोमेंटम अपन ने हीरो का भी लिखा है, तो प्लीज पे अटेंशन. अपन ने क्या लिखा है? mu प्लस हीरो का मास m इंटू 0 इज इक्वल टू, दोनों जब साथ साथ चलने लग जाएंगे, m प्लस m. So very easy question. Now question number 30.
सपोज द मास ऑफ द शटल, स्पेस शटल बोल दिया मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो करवा रहा है वो अपन से, ठीक है भाई। मान रहे हैं कि स्पेस शटल सबसे दूर है। While traveling at a speed of this with respect to the earth, disconnects and ejects a module backward. Weighing 1/5 of the residual part. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, disconnected module at a speed of 100 km with this respect to the state of the shuttle before the ejection. मतलब ये वेलोसिटी जो दे रखी है 100, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, रिलेटिव दे रखी है, वो भी टू द प्रीवियस वाली वेलोसिटी। तो इसका फिगर बनाएंगे तो फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। मास ऑफ द शटल इंक्लूडिंग द मॉड्यूल इज m, ये अपना शटल है m मास का जो u वेलोसिटी से जा रहा था, u ये रहा। अब क्या हुआ, weighing 1/5 of the residual part, बचे हुए मास का पार्ट इससे 1/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगा के बोल दिया भाई ये m/6 होगा, ये 5m/6 होगा, तो ऑब्वियसली 1/5 हो गया ना। अब ये वेलोसिटी हो गई है v1 और ये वेलोसिटी है v2, लेकिन v2 इज नॉट 100, प्लीज अंडरस्टैंड, v2 इज नॉट 100 क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द शटल बिफोर द इजेक्शन। तो v2 100 नहीं है, 100 क्या चीज है अभी निकल जाएगी। इसके रिलेटिव ये वेलोसिटी में लिखूंगा तो कितनी आएगी, v2 प्लस u आएगी। देख लीजिए m के रिलेटिव लिखूंगा तो v2 इस डायरेक्शन को प्लस लेके माइनस ऑफ माइनस u, इसकी वैल्यू इन्होंने 100 दी किलोमीटर पर आवर। This is v2. ये इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके 300 पॉजिटिव में ले आए। हमने जो इक्वेशन लिखी हमने इस तरफ प्लस मान के लिखा है। अब इसमें यदि अपन वैल्यूज डाल देंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी -3900 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने इधर प्लस मान मतलब इधर, इन्होंने इसी तरफ मान के लिखा है पॉजिटिव, तो इन्होंने -100 प्लस 4000 लिख दिया। बाकी तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन है, विच इज mu इज इक्वल टू m/6 इंटू 3900, क्योंकि प्लस में ही आ गई है ये फाइनली, प्लस 5m/6 इंटू v1, सॉल्व कर दीजिए। फिर ये 15 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा आसान। A man of mass m is standing on a platform of mass m kept on smooth ice. ये स्मूथ आइस बोल के आपने फ्रिक्शन जीरो कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया। If the man starts moving on the platform with a speed v relative to the platform, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीड v दी है लेकिन रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म दी, तो विद व्हाट स्पीड टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिक्वायर। तो ये मैं थोड़ा सा आपको, आप देखें वर्मा जी का तरीका फॉलो करिए जो इन्होंने किया है। इन्होंने जो v रिलेटिव है यहाँ सीधे मत बनाइए। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सवालों में, वो रिलेटिव भी साथ साथ लगा देते हैं और फिर गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि या तो इनके तरीके से देख लीजिए, हमने कहा कंसंट्रेशन शोन इन द फिगर, सपोज द मैन मूव्स विद स्पीड w टुवर्ड्स राइट, कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। तो ये ग्राउंड फ्रेम में ये w से जा रहा है, ये v से जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी अब क्या आएगी, v प्लस w, जो कि दे रखी है u के बराबर।
तो W हमारे पास अब आ गया जो ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी है u माइनस वी, और फिर इसके बाद इन दोनों को सिस्टम लिया और लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी। इनिशियली 0 था, mv माइनस mw। माइनस क्यों? क्योंकि अपन ने इसको आगे माना, इसको पीछे माना जाता है। सॉल्व कर दिया। तो ये रिलेटिव वाला ध्यान देना बहुत जरूरी है इन सवालों में, कि अपन को सवालों में रिलेटिव देता है तो अपन क्या करते हैं, कई बार खुद भी रिलेटिव सीधे इक्वेशंस में लिखते हैं। आप हमेशा फिगर में तो क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटीज लिखेंगे, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। फिर ये मोमेंटम कंजर्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass है moving with a velocity v along x axis। ये बॉल है, x axis के along चल रही है स्पीड v से। दूसरी बॉल 2m पे है, रेस्ट पे, इससे टक्कर करती है। टक्कर के बाद फर्स्ट बॉल तो रुक जाती है, फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, मतलब कि ये तो रेस्ट पे आ गई। The other breaks into two equal pieces. One of the piece starts moving along y-axis, एक ऐसे जा रहा है, एक हिस्सा है ना, एक m मास ये भी है जो रुका हुआ है। One of the piece starts moving along the y-axis. What will the velocity of the other piece? Other piece किसी एंगल पर जा रहा है, पहले तो ये इन्होंने तुक्का मार रखा है, किस बेसिस पे ये भी अब हम आपको समझाते हैं। तो क्या कह रहे हैं वर्मा जी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल्स बिफोर द कोलिजन इज mv along the x axis of the balls बोला इन्होंने, क्यों? क्योंकि यदि अपन टोटल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे दैट वुड बी mv प्लस 2m इंटू 0, यही तो होगा ना इनिशियल लीनियर मोमेंटम। along the x axis और along the y axis लिखेंगे इनिशियल, तो 0 आ जाए, किसी की वेलोसिटी थी नहीं y में। आफ्टर द कोलिजन, अब आफ्टर द कोलिजन की बात हो रही है, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 0, फर्स्ट का तो 0 हो गया। मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू mv1 along the y axis, और सेकंड पीस का mv2 है, लेकिन वो डायरेक्शन कुछ थीटा पे होनी पड़ेगी। क्यों थीटा पे होनी पड़ेगी? मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। कैसे? देखिए, यदि अपन फाइनल मोमेंटम लिखें y में, y में लिख रहे हैं, तो उसमें एक mv1 तो पहले ही रखा हुआ है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होना है इस पूरे सिस्टम का, तो कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इधर भी चाहिए होगा, तो वो आपका आ गया माइनस mv2 साइन थीटा, वो आप इधर देख सकते हैं, ये इक्वेशन। और ऐसे ही x में इन्होंने लिख दिया इक्वेशन, x में ओरिजिनल मोमेंटम तो अपने पास mv था ही सही, इसका कुछ आया नहीं है, ये तो y में चला गया, इसका है mv2 cos थीटा। That's it. So this is how we solve it. एटीन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ के मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। राइट, आप पढ़ लीजिए इसको 18th को। लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज केप्ट कंप्रेस बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and m, इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। When released, the blocks acquire velocities in opposite directions. The spring loses contact with the blocks when it acquires natural length. तो स्पीड क्या होगी जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचा? फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं, फाइनल स्पीड तभी होगी जब दोनों कॉन्टैक्ट छोड़ेंगे, जब नेचुरल लेंथ पे होगा, लिखा हुआ सवाल। ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो देखिए स्प्रिंग के सवालों में आपको हमेशा याद होगा कि मैं कहता हूँ चित्र जरूर बनाइए, तो मैंने चित्र बना दिया। ये स्प्रिंग इस समय कंप्रेस्ड है, इनके बीच में दूरी लिखनी हो तो L0 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है एक्स कंप्रेस्ड है। अब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचे दोनों, ऑलराइट। और इस समय हमसे पूछ रहे हैं इनकी वेलोसिटीज क्या होगी। स्प्रिंग अब आगे कुछ नहीं कर रही है। तो यदि हम इसको अपना सिस्टम ले लें, पूरा चीज जो दिख रही है यहाँ पे, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो ही है, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, which implies delta p of system is zero, which means initial momentum must be equal to final momentum. अभी इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही था, रेस्ट से छोड़ा है। लेट से ये v1 से इधर जा रहा है, उस समय जो पूछा है ये v2 से इधर जा रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, mv2 माइनस mv1। बट तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, अब ये कैसे सॉल्व होगा। पिछला चैप्टर भी सीखा था अपन ने, एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। धीरे धीरे हमें ये भी लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सटर्नल तो फोर्स नहीं है और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नहीं है। सो दिस प्लस दिस means mechanical energy final would be equal to mechanical energy initial. What is initial mechanical energy? Half kx square. What is final mechanical energy? Half m v1 square plus half m v2 square. इनको इक्वेट कर दीजिए और एक इक्वेशन ये हो गई, सॉल्व कर लीजिए। ये वर्मा जी ने किया हुआ। ये देखिए आंसर आ, ठीक है। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस फॉर वर्कड आउट एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं। एक सवाल और मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले ट्राई कर लें लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर देखने से पहले, ये क्वेश्चन नंबर 60 एक्सरसाइज का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, मैं अगले पार्ट में इसका सोल्यूशन डालूंगा। जरूरी नहीं आप अभी देखें, शाम तक ट्राई करके फिर देख लीजिएगा सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन 2-3 बार ट्राई करके ही देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो मैं सीधे इसके सोल्यूशन से नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो शुरू करूँगा।